हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, टीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नानो चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के धातु अधातु पाठ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है आयनिक और सहसंयोजी यौगिक। देखिए, यहाँ पर जो यह एक शब्द आया है यौगिक अर्थात कंपाउंड। आप इसके बारे में पहले से ही अवगत हैं कि यौगिक क्या होते हैं। आपको याद होगा, यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु जिनको उनके द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जोड़ा जाता है तो बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा, दो या दो से अधिक परमाणु। देखिए, यहां पर एक परमाणु है ए और दूसरा परमाणु है बी। इन दोनों परमाणुओं को, यहां पर दो भी हो सकते हैं परमाणु और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं को हम उनके द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में यदि जोड़ दें तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। देखिए, यहाँ पर ए और बी दो परमाणु थे और उनको हमने आपस में क्या कर दिया है, यहाँ पर जोड़ दिया है। देखिए, तो एक परमाणु हो गया, ये दूसरा परमाणु हो गया और दोनों निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में जुड़ने के बाद क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, है ना। तो यौगिक बनेगा तो क्या होगा, यौगिक बनेगा तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ेगा, अर्थात एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच में आकर्षण बल होगा। जब आकर्षण बल होगा तभी वो परमाणु एक दूसरे के निकट रहेंगे, जुड़ेंगे, है ना, और तभी यौगिक बनेगा। अब ये जो आकर्षण बल है, जो एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ रख रहा है, उस आकर्षण बल को हम आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आप इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आबंध इंपॉर्टेंट परिभाषा है यहाँ पर। आबंध अर्थात जिसको हम अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड। देखिए क्या होता है बॉन्ड या आबंध, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आबंध कहलाता है। मैं यहां परिभाषा लिख रहा हूं, आप नोट करिएगा। यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है, एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है, दोनों परमाणु जुड़ करके एक यौगिक बना रहे हैं, ए बी। यहां पर बनने वाला यौगिक है। तो ये जो ए और बी परमाणु है, ये दोनों आपस में नजदीक क्यों है, क्योंकि इनके बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स, जो एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ बांध के रखेगा, वह आकर्षण बल लग रहा है यहाँ पर। इसलिए यह जो आकर्षण बल है इन दोनों परमाणुओं को नजदीक नजदीक रखे हुए है, इस बल को आबंध कहते हैं, अर्थात बॉन्ड कहते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं आबंध के प्रकार। आबंध आपके सिलेबस के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, वह कौन कौन से हैं। नंबर एक, आयनिक आबंध। आयनिक आबंध, आयनिक आबंध को हम अंग्रेजी में आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार का जो हमारे पास आबंध रहेगा वह है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारे सिलेबस में यहां पर दो प्रकार के आबंध दिए गए हैं। नंबर एक, आयनिक आबंध, जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नंबर दो, सहसंयोजी आबंध, जिसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपको नाम पहचाने लग रहे होंगे यहां पर। देखिए, आयनिक आबंध, आयनिक यौगिक, और सहसंयोजी आबंध अर्थात सहसंयोजी यौगिक।
तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। देखिए, आयनिक आबंध, आयनिक यौगिक, अर्थात आयनिक यौगिक कौन होते हैं? आयनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें आयनिक आबंध हो। आया समझ में? वह यौगिक जिसमें परमाणुओं के बीच आयनिक आबंध हो उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अभी देखेंगे कैसे बनते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक वह यौगिक होते हैं जिसमें परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध हो, उसको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। आ गया होगा समझ में? तो आबंध के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारे पास आयनिक या सहसंयोजी कौन सा यौगिक है। यदि हमारे पास आबंध आयनिक है तो आयनिक यौगिक होगा। अगर परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध है तो हमारे पास सहसंयोजी यौगिक होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं आयनिक आबंध से बनने वाले आयनिक यौगिक के ऊपर। देखिए, आयनिक यौगिक क्या होते हैं? वह यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच आयनिक आबंध होता है वह आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक बनाने के लिए आयनिक आबंध होना जरूरी है। अब आयनिक आबंध कैसे बनता है, चलिए देखें। आइए यहां पर हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो आयनिक यौगिक है वह कैसे बनता है, उसमें आयनिक आबंध कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र आपको पता होगा NaCl, आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड को। आप अपने घर में खाने में जिस नमक का इस्तेमाल करते हैं वही तो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl उसका सूत्र होता है ना। आइए देखते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड कैसे बना है। अब सोडियम और क्लोरीन का किस प्रकार से आपस में संयोजन होता है वह देखते हैं हम। देखिए, एक तो यहाँ पर परमाणु जो है वो सोडियम है। सोडियम जो होता है उसकी क्रम संख्या कितनी होती है? उसकी क्रम संख्या होती है 11, होती है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखते हैं, देखिए आप यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281। इसके बाहर वाले कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यह इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा। किस लिए? ताकि यह स्थिर बन जाए, ताकि यह अक्रिय गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर ले। ठीक है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर ले, यह भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और त्याग करके क्या बना देगा? देखिए, सोडियम एक धन आयन के अंदर बदल जाएगा, अर्थात यहाँ पे सोडियम आयन बन जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2-8 हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास परमाणु है वह है क्लोरीन। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन का भी दिखाता हूं कि क्लोरीन किस प्रकार से अपने आयन में बदलता है। क्लोरीन का संकेत आप जानते हैं Cl होता है। इसकी अगर हम क्रम संख्या की बात करते हैं तो वह कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन को अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आयन में बदलती है, तो ये क्लोरीन है। क्लोरीन का क्योंकि परमाणु क्रमांक 17 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2-8-7। और इसको क्या करना है? इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है ताकि यह भी मजबूत हो जाए, इसके बाहर वाले कक्ष के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद क्लोराइड आयन में बदल जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात 2-8-8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है 2 परमाणुओं से बना हुआ था। सोडियम और क्लोरीन दोनों किस प्रकार से उनके आयनों में बदले हैं वह यहाँ पर बताया गया आपको। अब सोडियम क्लोराइड जो आयनिक यौगिक है वह कैसे बनता है उसको भी देखें जरा। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 2-8-1 है। तो इस सोडियम को हम यहाँ पर उसकी लेविस संरचना के अनुसार लिखते हैं।
लेविस संरचना क्या होती है? लेविस संरचना के अनुसार जो भी परमाणु है उसके बाहर वाले कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बिंदु वहां लगा दिए जाते हैं। जैसे मैं यहां पर इस सोडियम परमाणु को लेविस संरचना के अनुसार लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखिए, इसके बाहर वाले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो इसके बाहर वाले कक्ष के इलेक्ट्रॉन को मुझे एक बिंदु लगा करके प्रदर्शित करना है। सबसे पहले लेविस संरचना के अनुसार मुझे क्या करना होगा? सोडियम का संकेत लिखना होगा, जो मैंने यहां लिख दिया है। उसके बाद मुझे उसके बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वह मुझे दर्शाने होंगे। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहर वाले कक्ष में? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बिंदु लगा दूंगा मैं वहां पर। ठीक है, यह हो गई है लेविस संरचना सोडियम के परमाणु की। दूसरा हमारे पास क्या था? क्लोरीन था। क्लोरीन को भी हम लेविस संरचना के अनुसार वहां पे रखते हैं। चलिए, ये देखिए, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का संकेत लिखेंगे पहले, ठीक है। और उसके बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो लेविस संरचना में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 7 बिंदु उस क्लोरीन के इर्द गिर्द दिखाने होंगे। देखिए, 6 हो गए हैं और एक ये 7 बिंदु हो गए हैं। तो अभी मैंने सबसे पहले क्या किया? सोडियम क्लोराइड किस प्रकार बनना है यह दिखाने के लिए मैंने सोडियम परमाणु की लेविस संरचना लिखी और इसी प्रकार से मैंने क्लोरीन की लेविस संरचना लिखी। अब क्या होता है, देखिए किस प्रकार से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। यहां पर जो सोडियम क्लोराइड है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये देखिए, एक्स्ट्रा था तो उसने यहाँ पे वो दे रहा था, तो देने के बाद उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ रहा था। तो यहां पर यह सोडियम क्या करेगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, उसको वो दे देगा, अर्थात ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, किसको ट्रांसफर करेगा? किसको जरूरत है? क्लोरीन को जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहां पर अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब यह इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास पहुंच जाएगा क्लोरीन के पास, तो क्या होने वाला है? ये होने वाला है सोडियम जो था वो सोडियम आयन में बदल जाएगा, क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन में बदल जाएगा। तो इनको हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं अगले स्टेप में। देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम का जब इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के पास चला जाएगा तो ये तो सोडियम आयन बन जाएगा, जैसा आपको यहाँ पे दर्शाया गया था, है ना। इसी प्रकार से जो क्लोरीन है जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो क्लोरीन के हम 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे ही, एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम से ले लिया है। सोडियम से लेने के बाद क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या हुआ है? उसके ऊपर एक माइनस अर्थात एक ऋणात्मक आवेश आ गया है। यह जो है यह क्लोराइड आयन की लेविस संरचना है। हम क्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेने के बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो हुए लेकिन एक ऋणात्मक आवेश भी आ गया, है ना। तो यहां पर हम उसकी लेविस संरचना लिखेंगे क्लोराइड आयन की। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, यह धनात्मक आवेश वाला आयन बन गया है, यह ऋणात्मक आवेश वाला आयन बन गया है, अर्थात यह धन आयन है, यह ऋण आयन है। और धन आयन ऋण आयन अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश यदि एक दूसरे के पास है तो उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है ना आकर्षण। देखिए यहां पर अब इन दोनों के बीच, सोडियम आयन के बीच और क्लोराइड आयन के बीच, इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण बल लगने के फलस्वरूप सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आयन बने हैं, फिर आयन आपस में जुड़ गए हैं। आयनों के ऊपर विपरीत प्रकार के आवेश है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। आकर्षण लगना परमाणुओं के बीच, वही तो आबंध होता है ना। तो यहाँ पर आबंध कौन सा है? आयनिक आबंध है, क्योंकि यह भी आयन में बदला है, यह भी आयन में है। दोनों विपरीत प्रकार के आवेश रखे हुए हैं, तो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या है? आकर्षण लग रहा है। तो यही आकर्षण कौन सा आकर्षण है? आयनिक आबंध है। और आयनिक आबंध के बनने से जो यौगिक बनते हैं उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है। समझ आया होगा आपको। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं आयनिक यौगिक का। उदाहरण नंबर 2। यहां पर हम उदाहरण ले रहे हैं किसका?
मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र पता है आपको? देखिए, इसका सूत्र होता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। यह भी आयनिक यौगिक का ही एक उदाहरण है। आयनिक यौगिक कैसे है? क्योंकि आयनों के मिलने से बना है। यहाँ पर कौन कौन से आयन है, आइए देखें जरा। देखिए, मैग्नीशियम एक यहाँ परमाणु है और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर परमाणु है। मैग्नीशियम का देखते हैं सबसे पहले कि मैग्नीशियम कैसे अपने आयन में बदलता है। मैग्नीशियम जिसका संकेत Mg होता है, जिसकी क्रम संख्या 12 होती है, 12, है ना। और यह आयन में कैसे बदलता है वह भी देख लेते हैं जरा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 282 होता है। इसके बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग करके और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थिरता वाला प्राप्त करना चाहेगा, अर्थात बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को त्यागने के पश्चात मैग्नीशियम के ऊपर 2+ आवेश आ जाएगा, अर्थात मैग्नीशियम 2+ आयन में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2-8 होगा। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा यहाँ पर परमाणु क्लोरीन है। क्लोरीन को हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का जो संकेत होता है Cl होता है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसकी क्रम संख्या जो है वह 17 होती है। यह आयन में कैसे बदलता है वह भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे 2, 8, 7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही क्लोराइड आयन में बदल जाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से मैग्नीशियम जो है वो उसके आयन में बदल रहा है और जो क्लोरीन है वह उसके आयन में बदल रहा है। अब ये दोनों आयन कैसे जुड़ते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ करके मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं वह देखते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का हम कौन सा संरचना लिखेंगे? लेविस संरचना वाला सूत्र लिखेंगे। लेविस संरचना में मैग्नीशियम के बाहर वाले कक्ष में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर लेविस संरचना जब बनाएंगे तो किससे प्रदर्शित करेंगे? 2 बिंदुओं से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो क्लोरीन है परमाणु, उस क्लोरीन परमाणु को भी हमें लेविस संरचना के अनुसार लिखना है वहां पर। तो इसके बाहर वाले कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, ये क्लोरीन लिखा मैंने, इसके बाहर वाले कक्ष के अंदर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन 7 बिंदु लगा करके दर्शा दिए हैं। ये देखिए 7 बिंदु लगा करके क्लोरीन को लेविस संरचना के अनुसार प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, किस प्रकार से ये आयन में बदलेगा। हमें पता है मैग्नीशियम के पास बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको तो 2 देने हैं। 2 देने के बाद ही वो क्या बनेगा? स्थिर बनेगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इस क्लोरीन को वो दे देगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन अभी बच गया है। यह इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यह एक और दूसरे क्लोरीन के पास चला जाएगा। देखिए कैसे चला जाएगा। ये क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को वो यहां ट्रांसफर कर देगा। यहां इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां स्थानांतरित कर देगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास क्योंकि एक्स्ट्रा है वह दे देगा इलेक्ट्रॉन, और जब वह इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? धनात्मक आयन बनाएगा, अर्थात कैटायन बनाएगा। देखिए ये इससे अगले चरण में क्या होगा, मैग्नीशियम जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम 2+ आयन बना देगा, ये वाला है ना। और जो क्लोरीन है जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उनका क्या होने वाला है? देखिए क्लोरीन है, यहाँ पर ये दूसरा क्लोरीन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं क्योंकि ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं। पर इलेक्ट्रॉन लेने के फलस्वरूप क्या हुआ है? इनके ऊपर माइनस आवेश आ गया है, इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ गया है। ये देखिए इसी प्रकार से जो दूसरा क्लोरीन है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं
और 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए हैं, लेकिन साथ ही उसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश आ गया है ना। अभी क्या होने वाला है, अभी यहां पर मैग्नीशियम 2 धनात्मक आवेश वाले आयन और क्लोरीन ऋणात्मक आवेश वाले आयनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। आयनों के बीच आकर्षण, और वो भी विपरीत प्रकार के आयनों के बीच आकर्षण, अर्थात आयनिक आबंध। तो आयनिक आबंध यहां लग रहा है, और आयनिक आबंध लगने से कैसा यौगिक बनता है, आयनिक आबंध बनने से आयनिक यौगिक बनता है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे यहां पर, और अगले चरण में क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो MgCl2 बन जाएगा, और इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड इस प्रकार से बनता है, आयनिक यौगिक। विपरीत प्रकार के आयनों के बीच आकर्षण बल लगेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है हमारा सहसंयोजी यौगिक। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सह का मतलब होता है आपस में सहयोग करके, आपस में सहयोग करके, सहयोग करके आपस में सहयोग करके जो यौगिक बनने वाला है वह सहसंयोगी यौगिक कहलाएगा। आपस में सहयोग, आपस में किस चीज का सहयोग, देखिए यहां पर जो परमाणु है वह आपस में सहयोग करेंगे, किसका, इलेक्ट्रॉनों का। और इलेक्ट्रॉनों का आपस में सहयोग किस लिए करेंगे, ताकि उनका बाहर वाला कक्ष इलेक्ट्रॉनों से भर जाए और वो स्थिर बन जाए। इसलिए वो आपस में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, अर्थात आपस में इलेक्ट्रॉनों को बांट लेंगे, जिससे क्या होगा, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, इलेक्ट्रॉनों के सहयोग करने से आबंध बन जाएगा। उस आबंध को हम सहसंयोगी आबंध कहेंगे। देखें कैसे, देखिए मैं एक साधारण सा यहां पर उदाहरण ले रहा हूं। एक मेरे पास यहां पर परमाणु है A, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले कक्ष में। एक मेरे पास दूसरा परमाणु है B, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यह परमाणु इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन देने से जो अष्टक है वो पूरा ही नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से B भी नहीं दे सकता, क्योंकि B का भी अष्टक पूरा नहीं होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का सहयोग कर लेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेंगे। ए जो है जरूरत पड़ने पर इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, बी अपनी जरूरत पड़ने पर ए के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। इस प्रकार से दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये इन दोनों के बीच में शेयर हो गया है, और शेयर होने से इन दोनों के बीच में आबंध बन जाएगा। ये वाला जो आबंध बना है, और आबंध बन गया, ऐसे आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास सहसंयोजी यौगिक बन जाएगा। तो सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, देखें जरा इसकी परिभाषा। आइए, वह यौगिक जो सहसंयोजी आबंध के द्वारा बने होते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है, देखें जरा, कुछ उदाहरणों से समझते हैं सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। देखिए इसके उदाहरण, देखिए सबसे पहला हम उदाहरण ले रहे हैं, सबसे आसान, हाइड्रोजन गैस। पहला उदाहरण है यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। हाइड्रोजन गैस कैसे बनी है, अर्थात हाइड्रोजन गैस में अगर आप देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि यहां पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए H2 जुड़े हुए हैं ना, कैसे जुड़े हैं ये, आइए हम इसको जरा डिटेल में देखते हैं। यहां पर हमारे पास कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन,
और दूसरा तत्व भी यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। इसकी क्रम संख्या क्या होती है? इसकी क्रम संख्या होती है 1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। और हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, उसके लिए हमें इस हाइड्रोजन को लेविस संरचना में प्रदर्शित करना होगा। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन हम ये एक बिंदु लगा करके लेविस संरचना बना देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक और हाइड्रोजन परमाणु होगा, उस हाइड्रोजन परमाणु के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये देखिए, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ना तो यह हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ये वाला हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो आयनिक यौगिकों की तरह इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है? देखिए, इस हाइड्रोजन को जब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अपना पहला कक्ष पूरा करने के लिए, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ये देखिए, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। इस हाइड्रोजन को जब जरूरत पड़ेगी एक और इलेक्ट्रॉन को अपना बाह्य कक्ष पूरा करने के लिए, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से यहां पर इस हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और दूसरे हाइड्रोजन ने पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। और दोनों के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में एक पेयर अर्थात एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वह शेयर हो गया, सहयोग हो गया 1-1 इलेक्ट्रॉन का, और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन उनके बीच में आ गया और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ गया। दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक आबंध आ जाएगा। ये आ गया। अगर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है 2 परमाणुओं के बीच में, तो एक आबंध बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक आबंध। और एक आबंध बनने से क्या बनेगा? यहां पर अंत में H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो यहां पर हाइड्रोजन के बीच में एकल आबंध रहेगा। 2 आबंध वाला कोई सहसंयोजी यौगिक देखें। चलिए, यहां पर हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 2, और यहां पर हम लेंगे एक बहुत ही आसान सा उदाहरण ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है? O2 होता है, O2। यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। एक ऑक्सीजन के परमाणु की डिटेल मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए क्या होता है। ऑक्सीजन संकेत होता है O, इसकी जो क्रम संख्या है, क्रम संख्या वह कितनी होती है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखते हैं तो क्या रहेगा? 2 और 6 रहेगा ना। बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लेविस संरचना बनाए। आइए, ये देखिए ऑक्सीजन है, ये देखिए ऑक्सीजन है, एक परमाणु, उसके पास बाहर वाले कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहां 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, 2 4 और 2 6, ठीक है। एक और इसी प्रकार से यहां पे ऑक्सीजन का हमारे पास परमाणु रहेगा, उसी तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 6 रहेगा। तो दूसरा ऑक्सीजन परमाणु मैंने यहाँ पे बना दिया है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 6 डॉट लगा दिए हैं। अब क्या होने वाला है? अब यह होने वाला है, इस ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेगा। देखिए 8 हो गए हैं, 2 4 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन को जरूरत होने पर इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और अपने 8 पूरे कर लेगा। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला ऑक्सीजन का परमाणु है 2 4 6, तो उसके पास खुद के पास है ही, और जरूरत पड़ने पर इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को वो अपने साथ सहयोग कर लेगा, शेयर कर लेगा। और इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच, ये देखिए दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये आ गए, ठीक है। और 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन आने से आगे क्या होगा? इन दोनों के बीच में द्विआबंध बन जाएगा।
द्विआवन अर्थात डबल बॉन्ड। तो ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है, द्विआवन बन गया है, और दो आबंध से ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाएगा और O2 बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। एक त्रिसहसंयोजी आबंध भी बन सकता है, वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 हम ले रहे हैं त्रिसहसंयोजी आबंध जिसमें बनता है, वह हमारा उदाहरण है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस देखा है आपने, वायु में होती है 78%। नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, N2 होता है। नाइट्रोजन की 2 परमाणु है, एक परमाणु का विवरण मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए नाइट्रोजन है ना, और इसका संकेत होता है N। इसकी क्रम संख्या जो होती है, इसकी क्रम संख्या कितनी होती है, 7। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है, पहले कक्ष में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कक्ष में। चलिए अब हम इसका नाइट्रोजन परमाणु से नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है वह देखते हैं। यहां पर मैं नाइट्रोजन के परमाणु को प्रदर्शित करूंगा लेविस संरचना के अनुसार। तो बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5। लेविस संरचना देखिए मैं इसकी बना रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बच गए हैं 3 क्योंकि बाहर वाले कक्ष में 5 है। 3 इलेक्ट्रॉन देखिए ये मैंने यहाँ पे इसके प्रदर्शित कर दिए हैं। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, लेविस संरचना हो गई है उसकी। अभी एक और नाइट्रोजन का परमाणु इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ उपस्थित है, उसके अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाले कक्ष में। ये देखिए बाहर वाले कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन मैंने उसके भी प्रदर्शित कर दिए हैं। अभी यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के पास 5 तो है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। तो जैसे इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना दूसरे नाइट्रोजन से, ये तुरंत शेयर कर लेगा और अपनी स्टेबिलिटी दिखाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पे इसने दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर किया, शेयर करके और 3 और 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए पूरा। इसी प्रकार से जो दूसरा नाइट्रोजन है, जब उसको जरूरत होगी अपनी स्टेबिलिटी दिखाने की, तो वह भी इस पहले वाले नाइट्रोजन के तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ये देखिए इसने भी शेयर कर लिया, और जब ये शेयर करेगा तो इसके भी 8 हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 2 8, तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो दोनों अपना काम चला लेंगे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। लेकिन ऐसा करने में क्या होगा, ऐसा करने में देखिए एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं। एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा और तीसरा, 3 जोड़े हैं। इस प्रकार से इन दोनों नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच 3 आबंध बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं त्रिआबंध। एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध बनेगा, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ये त्रिआबंध कैसा है, सहसंयोजी आबंध है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होके बने हैं, सहयोग से ये आबंध बने हैं, इसलिए त्रिसहसंयोजी आबंध बन जाएगा और दोनों नाइट्रोजन के परमाणु जुड़ करके नाइट्रोजन गैस बना देंगे। है ना, बहुत आसान। तो सहसंयोजी आबंध क्या होता है, वह आबंध जो 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के सहयोग करने से जो आबंध बनता है, सहसंयोगी आबंध होता है। सहसंयोगी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोगी आबंध जिसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच हो, दूसरा होता है द्विसहसंयोजी आबंध जिसमें एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो और 2 परमाणुओं के बीच में द्विआबंध बन रहे हो, उसको द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं, जैसा ऑक्सीजन के केस में हुआ था। तीसरा, जिन परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े शेयर हो रहे हो, अर्थात एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो दूसरे के साथ और त्रिआबंध बन रहा हो, उसको हम त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन के बीच में हो रहा है। ठीक है, आइए हम कुछ प्रमुख सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण देखते हैं कि वो कैसे इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनते हैं। सबसे पहला हमारा उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। आइए देखते हैं कि HCl कैसे बनता है। देखिए HCl जो बनता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 7। बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ये देखिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं यहां पर। अब ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकेगा, ना ही ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन देता है तो हाइड्रोजन अस्थिर बन जाएगा, क्लोरीन देता है तो क्लोरीन की स्थिरता समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन जरूरत पड़ने पर क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। इसी प्रकार से क्लोरीन को जब जरूरत पड़ेगी तो वो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके और एक आबंध बना देगा। देखिए क्या होने वाला है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक आबंध आ जाएगा। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन आया है इन दोनों के बीच में जो शेयर हुआ है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कल आबंध बन जाएगा। एक कल सहसंयोजी आबंध बनने से HCl बन जाए। एक और इम्पोर्टेंट उदाहरण लेते हैं जो बहुत ही जरूरी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड सहसंयोजी यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है वो देखते हैं। देखिए इसमें एक परमाणु तो कार्बन है जिसका संकेत होता है C, जिसकी क्रम संख्या 6 है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है। दूसरा हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन जिसका संकेत होता है O, क्रम संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 रहेगी, है कि नहीं। चलिए और अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। देखिए कैसे होगा। तो ये कार्बन ले रहा हूं मैं सबसे पहले। कार्बन के बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसकी लेवी संरचना बना देते हैं हम। पहले 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना दिए हैं। कार्बन की लेवी संरचना हो गई है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहर वाले कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं? 2 हैं। तो एक ऑक्सीजन मैं इधर ले रहा हूं। देखिए ये लिया मैंने। इसके 6 इलेक्ट्रॉन मुझे प्रदर्शित करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। इसी प्रकार से मेरे पास दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, उसके भी मुझे 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने हैं लेवी संरचना के अनुसार। मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन उसके दिखा दिए हैं। देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है कि ये कैसे सहयोग करेंगे इलेक्ट्रॉन का। देखिए आप इधर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है ताकि उसका अष्टक पूरा हो जाए। तो वह क्या करेगा? यहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। देखिए ऑक्सीजन के 8 हो गए हैं, 4, 6 और 2, 8। इसी प्रकार से इधर वाला जो ऑक्सीजन है वो भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और वह भी 8 पूरे कर देगा। 4, 2, 6 और 2, 8 बच गया है कार्बन। कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन के 2 इस वाले ऑक्सीजन के और 2 इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। 4 उसके पास पहले ही थे, 2 इधर से शेयर कर लिए और 2 इधर से, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। इस प्रकार से कार्बन के पास भी 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन करके अष्टक पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए शेयर हो गए हैं। ये देखिए इधर वाले ऑक्सीजन के साथ भी यही हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने आबंध बन गए हैं? द्विआबंध बन गए। वो भी कितने? 2। एक द्विआबंध इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, एक द्विआबंध इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, है ना। तो चलिए और लास्ट में अंत में क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का सहयोग हो रहा है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। आपको उन उदाहरणों की अपनी पुस्तक के अंदर से लेकर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। अब हम अंत में इन दोनों यौगिकों में क्या अंतर है
वह भी देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों में क्या अंतर है। देखिए, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो सब के सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अर्थात उनके क्रिस्टल्स होंगे और ज्यादातर जो आयनिक यौगिक हैं वो ठोस अवस्था में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। जबकि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो सामान्यतः द्रव या गैस अवस्था में मिलते हैं। द्रव अवस्था में जैसे एल्कोहल है, बेंजीन है, ये द्रव अवस्था में मिलते हैं। जबकि गैस अवस्था में मिलने वाले सहसंयोजी यौगिक कौन से हो गए? जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये सब क्या है? गैस अवस्था में मिलने वाले सहसंयोजी यौगिक हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में मिलते हैं, जैसे शुगर, चीनी है, यूरिया है, यह सहसंयोजी यौगिक है परंतु ठोस अवस्था में मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर सहसंयोजी यौगिक द्रव और गैस अवस्था में मिलते हैं। दूसरा चलते हैं, आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं उनका द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का द्रवनांक जो होगा, पिघलने का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम उसका क्वथनांक देखते हैं तो 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए कितना ज्यादा है। तो इनका द्रवनांक और क्वथनांक जो है वो क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। जबकि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनका द्रवनांक और उनका क्वथनांक निम्न होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे नैप्थलीन है, नैप्थलीन ठोस अवस्था में मिलता है लेकिन उसका द्रवनांक केवल मात्र 77 डिग्री सेल्सियस है, 77 डिग्री सेल्सियस, तो निम्न होता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण है अर्थात आबंध है वह कमजोर होता है, इसलिए कम तापमान पर ही ये पिघल जाते हैं और द्रव बन जाते हैं। तीसरा, ये द्रव और पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जैसे नमक है, नमक अगर आप ठोस अवस्था में उसमें से अगर आप विद्युत धारा गुजारेंगे कैथोड एनोड बना करके, तो उसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरेगी। परंतु यदि नमक को हम जल में घोल दें या नमक को गर्म करके पिघला लें, उस अवस्था में नमक विद्युत का चालन करेगा। अर्थात कोई भी जो आयनिक यौगिक है अगर वह ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, परंतु द्रव अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में, या जिसको कहें हम कि जलीय घोल की अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे। लेकिन सहसंयोजी यौगिक किसी भी अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। एक आध कोई अपवाद हो सकता है, परंतु सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। अगला हम इनमें अंतर देखते हैं। अगला अंतर है हमारे पास, ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। जो भी हमारे पास आयनिक यौगिक है, क्योंकि जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत उच्च होता है, इसलिए ये जल में घुल जाते हैं और उनके आयनों में टूट जाते हैं। जितने भी आयनिक यौगिक हैं जल में घुलते हैं और उनके आयनों में टूट जाते हैं। जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, जल में डालेंगे ना आप इसको तो ये इसके आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, तो जल में घुल जाएगा नमक। परंतु जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वह जल में नहीं घुलते हैं, सामान्यतः जल में नहीं घुलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके आयनों में नहीं टूटते हैं, इसलिए वो नहीं घुलते हैं। परंतु कुछ अपवाद जरूर है, जैसे यूरिया है, चीनी है, ये जल में घुल जाते हैं, परंतु सामान्यतः बाकी जो हमारे पास सहसंयोजी यौगिक है वो जल में नहीं घुलते हैं। एक और है हमारे पास, ये कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल आदि में नहीं घुलते। देखिए, घोलने वाले कुछ कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोलते हैं, उनमें कभी भी आयनिक यौगिक नहीं घुलेंगे। हाँ, सहसंयोजी यौगिक अगर है तो वो बहुत जल्दी कार्बनिक यौगिकों जैसे अल्कोहल है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनके अंदर बहुत जल्दी घुल जाएंगे सहसंयोजी यौगिक। तो ये था हमारे पास
आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिकों में क्या अंतर है।